नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है माँ की पेंशन। नीलेश ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था, तभी उसकी माँ बिमला ने उसे आवाज़ दी, नीलेश बेटा आया माँ। तभी नीलेश की पत्नी सुधा ने कहा, जाओ देखो क्या कह रही हैं, अपनी पेंशन के पैसे ही पूछेंगी, अगर पूछे तो बोल देना कि खर्च हो गए हैं, समझे। अरे क्या कह रही हो, धीरे बोलो वरना माँ सुन लेंगी। हाँ हाँ ठीक है, अब जाओ भी। हाँ माँ बोलो। बेटा वो हरदयाल जी का फ़ोन आया था, तुमने इस बार पैसे नहीं दिए उन्हें, क्यों बेटा, कोई परेशानी है क्या। नहीं माँ वो। तभी सुधा ने आंखें दिखाई। हाँ माँ वो खर्चे भी अब बढ़ रहे हैं, मिनी की फ़ीस बढ़ गई है, आपको तो पता ही है सब कुछ कितना महंगा हो गया है। बिमला ने कहा, कम से कम मुझे बता दिया होता। अच्छा चलो ठीक है बेटा, अभी तुम ऑफिस जाओ, शाम को बात करेंगे। नीलेश के जाने के थोड़ी देर बाद सुधा बोली, माँ मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, काम वाली आएगी तो देख लीजिएगा, और कुछ खाना हो तो बना लीजिएगा। सुधा के जाने के बाद बिमला किचन में गई तो बर्तन ऐसे ही जूठे पड़े थे। उसने सिर्फ चाय बनाई और सोचने लगी कि वो कितनी अकेली पड़ गई है। बेटे और बहू का रवैया कर्नल साहब के जाने के बाद बदल सा गया है। उसने सिर्फ चाय और बिस्कुट लिया और बाहर रखी कुर्सी पर बैठ गई। चाय की चुस्कियां लेते हुए उसे अपने बीते पल याद आ गए। बिमला अपने पति कर्नल महेंद्र सिंह की दूसरी पत्नी थी। महेंद्र की पहली पत्नी उमा से 2 बच्चे दिया और नीलेश थे। दिया के जन्म के समय ही उनकी पत्नी उमा का देहांत हो गया था। बिमला उमा के मौसी की लड़की थी और महेंद्र से 10 साल छोटी थी, लेकिन परिवार वालों ने उसकी शादी महेंद्र से करा दी। शादी की पहली ही रात महेंद्र ने बिमला से कहा, बिमला मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारी पहली शादी है, लेकिन मेरी दूसरी। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, पर तुमसे एक वादा चाहता हूँ कि तुम मेरे बच्चों को कभी माँ की कमी महसूस मत होने देना। और एक बात और, हमारे सिर्फ 2 बच्चे ही रहेंगे, ताकि कभी उन्हें अपने और सौतेले का फ़र्क न लगे। तुम्हारे भी कुछ अरमान होंगे, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हें कभी मुझसे शिकायत नहीं होगी। बस मुझे तुमसे एक ही चीज़ चाहिए कि तुम मेरे बच्चों की असली माँ बनकर उन्हें पालना। वादा करती हो। उन्होंने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। मैंने भी सहमति में अपना हाथ उनके हाथ में दे दिया, और कर्नल साहब ने मुझे हर वो खुशी दी जो एक लड़की चाहती है। दिया तो बहुत छोटी थी, इसलिए उसे तो पता भी नहीं चला, और नीलेश ने भी मुझे अपनी माँ के रूप में अपना लिया। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए, दिया अपने घर की हो गई और नीलेश का भी घर बस गया। और एक दिन कर्नल साहब मुझे छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद मैं एकदम अकेली पड़ गई। बच्चे अपनी दुनिया में व्यस्त थे। बिमला की सोच तब टूटी जब डोरबेल की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। ट्रेन ट्रेन ट्रेन। आती हूँ। दरवाज़ा खोला तो काम वाली चंपा थी। आ गई चंपा। हाँ माँ जी, आज थोड़ा लेट हो गई, चल जाके किचन साफ कर दे। ठीक है माँ जी। थोड़ी देर बाद, चंपा माँ जी आप कुछ खाएंगी, मैं बना दूँ। नहीं रहने दे, अभी कुछ मन नहीं है। ठीक है तो मैं चलती हूँ, शाम को आऊँगी। अच्छा चल ठीक है। शाम के 6 बज चुके थे, अभी तक नीलेश भी नहीं आया। ये सोचकर बिमला ने उसे फ़ोन मिलाया। दूसरी तरफ नीलेश, हाँ माँ क्या है बोलो। बेटा अभी तुम घर नहीं आए। माँ मैं अभी सुधा को लेने जा रहा हूँ, आते हुए रात हो जाएगी। और फिर फ़ोन काट दिया। चंपा भी आ गई थी। माँ जी खाना क्या बनेगा, मेरे लिए कुछ बना दे, वो लोग तो बाहर ही खा कर आएंगे। ठीक है माँ जी। अच्छा माँ जी मैंने खाना बना दिया है, आप खा लीजिए, मैं चलती हूँ। ठीक है। रात के 10 बज चुके थे, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाज़ा खोला तो नीलेश और सुधा थे। नीलेश बहुत देर कर दी बेटा आने में। हाँ माँ आपको बता तो दिया था कि सुधा को भी लेने जाना है। अच्छा और खाना तुम लोगों ने। तभी सुधा ने कमरे से आवाज़ दी, अब सारी कहानी अपने माँ से सुनाकर ही अंदर आओगे क्या, जैसे मानो माँ ना हो चौकीदार हो। आता हुआ ये कहकर नीलेश चला गया। मैं खड़ी सोचती रही, ऐसा मैंने क्या पूछ लिया जो सुधा ने इतना कुछ सुना दिया। अगले दिन सुबह, नीलेश बेटा मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। क्यों, आपको कहाँ जाना है। बेटा मुझे बैंक छोड़ देना, वो हरदयाल जी को पैसे भेजने हैं। अब पेंशन के पैसे खत्म हो गए तो सोचा अपनी बचत में से दे दूं। अरे माँ अगर 1 माह नहीं दिया तो कुछ नहीं हो जाएगा, अगले माह दे दूंगा ना। नीलेश तुझे पता है मैं और तेरे पापा ने जब से उस वृद्धाश्रम में दान देना शुरू किया है,
आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ और मैंने तेरे पापा से वादा किया है कि ये सिलसिला चलता रहेगा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। चलिए। सुबह मिनी बोली, दादी पार्क में चलो ना, आज मुझे स्कूल नहीं जाना। प्लीज़ दादी चलो ना। अच्छा बाबा चलो, आज मौसम बहुत ही सुहावना था। मिनी, उसके दोस्त मिंटी ने आवाज़ दी। दादी मैं खेलने जाऊं? ठीक है, जाओ पर आराम से। और मैं वहीं लगी कुर्सियों पर बैठ गई। नमस्ते जी, नमस्ते। आप कर्नल साहब की पत्नी हैं? जी, मैं उनका दोस्त हूँ चंदर वर्मा और कर्नल दोनों रोज़ पार्क में मिलते थे। काफ़ी टाइम हमने यहाँ बिताया है। जी अच्छा, और बताइए आप कैसी हैं? जी मैं ठीक हूँ। कर्नल साहब ने बताया था कि आप शादी से पहले पत्रिका में लिखती थी। जी, पर वो काफ़ी समय पहले की बात है। शादी के बाद बच्चों और घर की जिम्मेदारियों में फुर्सत ही नहीं मिली। अगर आप फिर से चाहें तो लिखना शुरू कर दें। जी, पर अब काफ़ी वक्त हो गया है। आप कैसे? वक्त जब मिल जाए तभी शुरुआत कर देनी चाहिए। जी, आप कह तो सही रहे हैं, खाली समय कटता भी नहीं है। वो तो है, अब बच्चे बड़े हो गए हैं और हम अकेले उम्र के इस पड़ाव पर अपने लिए कुछ तो सोचना ही पड़ता है। समय कैसे बिताया जाए? मुझे ही देखिए, अभी मैं ऑफिस जाता हूँ, क्या करूँ? कुछ समय वहीं कट जाता है। जी आप सही कह रहे हैं, मैं कोशिश करूँगी। कर्नल साहब भी लिखने के बड़े शौकीन थे, मेरे वहाँ ही छपते थे उनके लेख। जी, मुझे भी बोलते थे, पर घर परिवार में समय कहाँ चला जाता है कि पता ही नहीं चलता। पर अब कोशिश करूँगी। समय बिताने का अच्छा सुझाव आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बिल्कुल, और उसके छापने की जिम्मेदारी हमारी। अच्छा अब चलती हूँ, काफ़ी देर हो गई है। मैं कल ही कुछ लिख कर नीलेश से भेज दूँगी। जी ठीक है, नमस्ते भाई साहब। मिनी चलो, बहुत देर खेल लिया बेटा, अब घर चलते हैं। जी दादी चलिए। घर आकर थोड़ा अच्छा फील हो रहा था। काफ़ी वक्त बाद किसी से बात हुई थी। जब से कर्नल साहब गए तब से मैं अकेली हो गई। बस एक मिनी है जिसके साथ थोड़ा खेल लेती हूँ, वरना सुधा तो सीधे मुँह बात भी नहीं करती। सच ही कह रहे थे चंदर भाई, मुझे अब अपने पुराने शौक को पूरा करने के लिए समय ही समय है। यही सब सोचकर विमला ने लिखना शुरू किया। दूसरे दिन, नीलेश बेटा ऑफिस जा रहे हो, मेरा एक काम कर दोगे? मैंने कुछ आर्टिकल्स लिखे हैं, वो तेरे पापा के दोस्त है चंदर भाई, उनके ऑफिस में दे देना। ये सब कब शुरू किया? क्या करूं, खाली समय कटता नहीं था तो सोचा कुछ लिखना शुरू कर दूं। चलिए ठीक है, दे दूंगा। कई दिनों बाद पार्क में मैं और मिनी गए तो नमस्ते भाभी जी। अरे आप, नमस्ते। बहुत अच्छा आपने लिखा, काफ़ी प्रशंसा हो रही है। जी, इसके लिए तो आपको धन्यवाद जो आपने मुझे प्रेरित किया। चलिए, मैंने आपका धन्यवाद स्वीकार कर लिया। और फिर हम दोनों हंसने लगे। काफ़ी समय बाद मैं इतना हंसी थी। जब से कर्नल साहब गए तब से एक अजीब सन्नाटे में ज़िंदगी कट रही थी, पर यह हंसी शायद जमाने को अच्छी नहीं लगी। माँ जी, मैं ज़रा सरला के घर जा रही हूँ, मिनी स्कूल से आए तो उसे देख लीजिएगा। ठीक है सुधा, देख लूँगी। अरे सुधा, बहुत दिन बाद याद आई अपनी सहेली की। क्या बताऊँ सरला, अब घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती है। क्या बात करती है सुधा, तेरे घर तो नौकरानी भी है और तेरी सास तो एकदम फिट है। मेरा मतलब कि अभी अच्छी खासी जवान है। अरे कहाँ जाने दो, एक नंबर की कामचोर है। आजकल सुबह मिनी को ले लेती हैं और निकल जाती हैं सैर पर। जब से पापा जी गए हैं इनके तो पर ही निकल गए हैं। अच्छा ये बता, तेरी सौतेली सास के बच्चे नहीं हुए क्या? अब क्या पता, कुछ कमी रही होगी, वरना कोई शादीशुदा से शादी क्यों करेगा, और वो भी 2 बच्चों के पिता से। अब क्या बताऊं तुझे, अपनी सास तो है नहीं, सौतेली जो ठहरी। आजकल लेख लिख रही है, नीलेश से कह रही थी समय नहीं कटता। अब देख सुधा, कहना तो नहीं चाहिए पर क्या बोले। बोलो सरला। सुधा, मुझे तेरी सास के चाल चलन कुछ ठीक नहीं लगते। मतलब क्या है तेरा? मतलब ये है कि वो जो चंदर अंकल है ना, हाँ वो जो पापा जी के दोस्त हैं अपने कॉलोनी के, हाँ वही, उनसे तेरी सास रोजाना पार्क में मिलती हैं, बड़ी देर तक बातें करते हैं और हंसते भी दिखाई देते हैं। अभी पिछले साल ही उनकी पत्नी का देहांत हुआ है। बस मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, सो मैंने तुझे बता दिया। बाकी तू देख ले, आखिर तेरे घर का मामला है। सरला, अब ये बात तू किसी और से मत कहना। तू तो जानती है पापा और नीलेश की कितनी इज्जत है, बदनामी होगी। उन्हें क्या, उनकी तो मौज है। चल ठीक, अब मैं चलती हूँ। मिनी भी आ गई होगी और नीलेश भी आने वाले होंगे।
उनके सामने तो ऐसे नाटक करती है जैसे कि बेटे की कितनी फिक्र हो। चल ठीक है फिर आना। घर आकर सुधा बोली, माँ जी आज से आप मिनी को कहीं लेकर नहीं जाएंगे। क्या हो गया सुधा? हाँ मुझसे क्या पूछ रही हैं, इतना अनजान मत बनिए। चल मिनी, मम्मी मुझे दादी के साथ खेलना है। चलती है कि एक लगाऊं? मैं हतप्रभ होकर सोचती रही कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो सुधा मुझसे ऐसा बर्ताव कर रही है। रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी, सोचा कुछ लिखती हूँ। लिखते हुए मुझे प्यास लगी तो देखा कि पानी खत्म हो गया है। मैं पानी लेकर ऊपर जा ही रही थी कि तभी मुझे कुछ ऐसा सुनाई दिया कि मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। नीलेश सुधा मेरे बारे में बात कर रहे थे। नीलेश तुम्हें पता भी है कि हमारे घर में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है सुधा? मुझे कैसे मालूम होगा? हाँ तो पता करो कि तुम्हारी सौतेली माँ और चंदर अंकल के बीच क्या चल रहा है। तुम्हें पता है ना कि पापा की पेंशन से ही हमारे सारे शौक पूरे होते हैं और तुम्हारी माँ दूसरे ब्याह की तैयारी में है। क्या बकवास कर रही हो सुधा? क्या अनाप शनाप बके जा रही हो? मुझे पता है तुम्हें माँ पसंद नहीं, लेकिन उम्र का तो लिहाज करो। सुधा ने कहा, उम्र ही तो देखकर कह रही हूँ, अभी भी जवान है। सुधा चुप करो, कुछ सोच तो लिया करो। माँ ने अगर ये सुन लिया तो वो क्या सोचेंगी? क्या सोचेंगी मतलब? और जो बाहर लोग कह रहे हैं उसका क्या? आज सरला ने बताया कि कैसे तुम्हारी माँ और वो चंदर अंकल घरटो पार्क में हंसी ठिठोली करते हैं। क्या ये सब इस उम्र में शोभा देता है? अच्छा ठीक है, मैं सुबह माँ से बात करता हूँ। ये बातें सुनकर मैं हैरान थी। मेरे बारे में इतनी घटिया सोच। किस तरह मैंने अपने आप को अपने कमरे तक ले गई और दिल कर रहा था कि कितना चीखूं चिल्लाऊं, पर कौन सुनेगा। अपराध न करने पर मुजरिम हो गई थी मैं। किसी तरह अपने को संभाला और कागज़ पर कुछ लिखा। फिर मैंने अपने को इन रिश्तों से आज़ादी दे दी जिन्हें इतने वर्षों से अपना समझ बैठी थी। अगली सुबह नीलेश जोर जोर से सुधा सुधा चिल्ला रहा था। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो इतनी सुबह सुबह? माँ कहीं चली गई हैं और ये चिट्ठी देखा? मैंने क्या कहा था, तुम मेरी बात सुनते ही नहीं हो। अच्छा जरा पढ़ो तो क्या लिखा है। नीलेश पढ़ता है, प्यारे बेटे नीलेश, मैंने तुम्हारे पापा से वादा किया था कि कभी भी तुम दोनों को माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। मैंने बहुत कोशिश की पर समाज के द्वारा दिया गया सौतेला शब्द कभी मिटा नहीं पाई। मैं अब वृद्धा आश्रम जा रही हूँ। सुधा से कहना कि उसे अपने शौक कम नहीं करने पड़ेंगे। मैं हर महीने पेंशन की रकम भेज दिया करूँगी। मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और अपने मन में किसी तरह का कोई बोझ न रखना। मुझे तुम लोगों से कोई शिकायत नहीं है। तुम्हारी सौतेली माँ बिमला महेंद्र सिंह। खत पढ़कर सुधा और नीलेश एक दूसरे को देख तो रहे थे पर मन आत्मग्लानि से भरा हुआ था। आपको यह कहानी कैसी लगी आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।